बच्चों हम हमारी पुस्तिका का अध्याय पढ़ रहे हैं 6, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। और इस अध्याय के हमने पहले 2 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने जाना कि गांव के प्रशासन के तहत कौन कौन लोग कार्य करते हैं, जिसमें हमने पुलिस प्रशासन की बात की थी और साथ में हमने राजस्व प्रशासन के अंतर्गत यानी राजस्व विभाग के अंतर्गत जो ग्रामीण स्तर पर अधिकारी कार्य करता है जिसे पटवारी कहते हैं, तो पटवारी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। यानी हमने जाना था कि पटवारी की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या क्या कार्य पटवारी के द्वारा किए जाते हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। फिर हमने ये भी देखा था कि राजस्व विभाग अलग अलग स्तरों में अपने कार्य करता है और वह स्तर होता है ग्रामीण क्षेत्र पर तो पटवारी, बाकी जो तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर जो अलग अलग अधिकारी कार्य करते हैं, वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर कार्य करते हैं, उनके बारे में हम इस अध्याय में इस भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि ये जो भाग 3 है बच्चों, ये हमारे राजस्व विभाग के तहसीलदार और कलेक्टर से संबंधित है। यानी कि तहसील स्तर पर कैसे कार्य होता है और जिला स्तर पर कैसे कार्य होता है। साथ ही हम इस भाग में यह भी जानेंगे कि हमारे देश में एक नया कानून बनाया गया है जो महिलाओं को भी जो जमीन का अधिकार देता है, यानी कि उनको भूमि का मालिक बनाता है, वो क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानकारी ले लेते हैं कि हमारा जो देश है वह विभिन्न राज्यों में विभाजित है। विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें कार्य करती हैं और राज्य सरकारें जो होती हैं वो विभिन्न जिलों के तहत बटी हुई होती हैं। छोटे छोटे जिले होते हैं और उन जिलों में जो कार्य प्रणाली होती है, जो शासन व्यवस्था होती है, उसके तहत स्थानीय शासन कार्य करती है। ये जो जिले होते हैं बच्चों, इन जिलों को भी विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाता है, विकास खंड बोलते हैं। ये इसीलिए बांटे जाते हैं ताकि पूरे जिले का जो शासन हो वो सुचारू तरीके से चल सके। ठीक है, यानी पूरा एक एक क्षेत्र में जो विकास कार्य है उन पे ध्यान रखा जा सके, उनका जो भी समस्याएं होती हैं उनका तुरंत प्रभाव से निदान किया जा सके। इसीलिए सभी जिलों को अलग अलग विकास खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे या तो हम तहसील कहते हैं या फिर कहीं कहीं पर इसे तालुका कहा जाता है। यानी कि ये जो विकास खंड होते हैं इनको हम तहसील या तालुका कह सकते हैं। आपको भी ये पता लगाना है कि आप कौन सी तहसील में रहते हैं, उसका नाम आपको पता होना चाहिए और ये आप अपने किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि हम कौन सी तहसील में रहते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसको शुरू करते हैं कि भारत सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे जिले के उपखंड कहा जाता है, जिसे हम या तो तहसील कह सकते हैं या फिर तालुका कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तालुका या फिर तहसील क्या होती है। यानी कि जिले को जब विकास खंडों में बांट दिया जाता है अलग अलग उपखंडों में, तो उसे ही तहसील कहते हैं। तहसील के राजस्व अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहसीलदार। राजस्व अधिकारी को, ग्रामीण राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता है? पटवारी। हमने ये पढ़ा। अब हम तहसीलदार की बात कर रहे हैं, यानी कि तहसील स्तर पर जो अधिकारी होता है, जो पटवारी से उच्च अधिकारी होता है, वरिष्ठ होता है, वो होता है तहसील का तहसीलदार। अब हम देख लेते हैं बच्चों, तहसील के अंदर जो तहसीलदार होता है वो क्या क्या कार्य करता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से पटवारी कार्य करता है, बिल्कुल उसी तरीके से तहसील स्तर पर, पूरे स्तर पर तहसीलदार कार्य करता है। और वह कौन कौन से कार्य करता है, जिसमें सबसे पहले जो भी पटवारी ने अपने क्षेत्र में जमीनों को जिस तरीके से संधारण किया था, रिकॉर्ड का संधारण किया था, अभिलेखों का संधारण किया था, उसी तरीके से तहसील स्तर पर, यानी कि जो भी बड़ी उपखंड है उस स्तर पर जो तहसीलदार की ये कार्य होता है कि वह जमीन संबंधी और जो भी आंकड़े संबंधित मामले हैं उनको रिकॉर्ड करके रखे, उन सभी मामलों की जांच परख करे। यानी कि जो भी पटवारी के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनको जांचना किसका कार्य होता है? तहसीलदार का। और यह तहसील स्तर पर कार्य करते हैं। दूसरा होता है ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब ग्रामीण क्षेत्र पर पटवारी कार्य करता है तो उसके निरीक्षण के लिए किसी
वरिष्ठ अधिकारी को लगाया जाता है और वह वरिष्ठ अधिकारी होता है पटवारी से ऊपर तहसीलदार। तो तहसीलदार का ये कार्य होता है कि सभी गाँवों के जितने भी पटवारी कार्य कर रहे हैं तहसील के अंतर्गत, यानी तहसील में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर पटवारी लगे हुए हैं, तो सभी पटवारियों के कार्यों की पूरी तरीके से निरीक्षण करना, उनकी निगरानी रखना, समय पर कार्य करते रहें, इसलिए समय समय पर उनकी जांच करना, ये कार्य किसका होता है? तहसीलदार का। यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व कर इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार ही अपने पूरे क्षेत्र के बारे में यह सब चीज़ें सुनिश्चित करता है कि पटवारी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जो भी रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं वो पूरी सुनिश्चित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखे जाएं, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी न हो। और साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र पर जो भी कर इकट्ठा किया जा रहा है, जो भूमि कर है या अन्य कर हैं, वो भी इकट्ठे होते रहें समय समय पर। वो कर जो कर्म के पैसे हैं वो लोगों से, जनता से लेते रहें। तो ये सब सुनिश्चित करना भी तहसीलदार का कार्य होता है। इसके अलावा यह देखना कि किसान अपनी नकल आसानी से मिल रही है कि नहीं। हमने बात की थी कि किसान को अपनी खेती की, जो भी उसका खेत है, उसकी जो नकल होती है वो प्राप्त करने का अधिकार होता है, जो किससे प्राप्त की जाती है? पटवारी से प्राप्त की जाती है। तो ये जो नकल होती है बच्चों, ये जब अगर मान लो किसी समस्या के कारण कोई ऐसी अड़चन आ गई जिससे ये नहीं प्राप्त हो रही, तो फिर ग्रामीण लोग पटवारी की बजाय तहसीलदार के पास जाते हैं और तहसीलदार का ही ये कार्य होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि वह हर किसान को उसकी जो ज़मीन की नकल है वो प्रदान करे। इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती है। जैसे तहसील के अंदर एक कंप्यूटर के ऊपर ये सारी नकलें जो भी होती हैं हर गांव की किसानों की, उनको कंप्यूटर पे सेव कर दिया जाता है और फिर कंप्यूटर से उनको निकाल के दे दिया जाता है। या और भी कोई ऐसी व्यवस्थित तरीका अपनाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर किसान को अपने खेत की नकल तुरंत प्रभाव से मिल सके। और यह सुनिश्चित करना किसका कार्य होता है? तहसीलदार का। इसके अलावा बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी तहसीलदार करता है। जाति प्रमाण पत्र यानी हमने देखा है कि अपनी अपनी जाति के लिए हम एक प्रमाण पत्र बनाते हैं जिससे हम आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं नौकरियों में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। तो वह प्रदान करना तहसीलदार का कार्य होता है, क्योंकि इसके लिए ये होता है कि तहसीलदार को हर व्यक्ति के जमीन के बारे में पता होती है जो कि उसके पुरखों से मिली होती है, इसलिए वह जाति के को वेरीफाई कर सकता है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी तहसीलदार के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों मौसमी स्थितियों, फसलों की स्थिति का निरीक्षण करने और किसानों की कठिनाई को सुनने और ऋण वितरित करने के लिए भी तहसीलदार बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्र के क्षेत्रों का क्या करता है? दौरा करता है। दौरे का मतलब यही होता है कि जो तहसीलदार होता है वो समय समय पर जो भी अपनी पूरी तहसील में गांव आते हैं, जो भी क्षेत्र आते हैं, उनका स्वतः जाकर निरीक्षण करता है, स्वयं जाता है और हर चीज़ों को देखता है। अब विशेष स्थितियों में भी जाया जाता है। विशेष स्थिति कैसे हो जाती है? मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत बाढ़ के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो भी फसल है वो नष्ट हो गई, तो उसका पता लगाने के लिए कि कितनी फसल नष्ट हो गई, तो उसका सरकार फिर मुआवजा देती है, क्योंकि किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। और वो आर्थिक सहायता कैसे दी जाएगी? जब ये पता हो कि कौन से किसान के खेत में कितना नुकसान हुआ है। तो ये देखना किसकी जिम्मेदारी होती है? तहसीलदार की। यानी कि तहसीलदार दौरा करेगा उस क्षेत्र का, जो भी वहाँ पर फसल का नुकसान हुआ है उसको अच्छे तरीके से देखेगा। देखने के पश्चात में वह रिकॉर्ड बनाएगा कि फला फला किसान की इतनी फसल का नुकसान हो गया। तो ये सब दौरा किया जाता है कब? जब मौसमी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। मान लो या तो बारिश हुई नहीं, अकाल पड़ गया जिससे फसल नष्ट हो गई, या फिर बारिश अधिक हो गई, बाढ़ से फसल नष्ट हो गई, या फिर और कोई कारण हो सकता है, कोई कीड़ा लग गया, कोई टिड्डी दल लग गया, तब भी फसलों का निरीक्षण किया जाता है तहसीलदार के द्वारा। इसके अलावा हर वर्ष होने वाली जो भी फसल होती है
उसका निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि राजस्व विभाग के अंतर्गत जो कर है या जो टैक्स है वो प्राप्त किया जा सके, क्योंकि फसल में जितना उत्पादन होगा उसका आकलन करके ही टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ये निरीक्षण करने के लिए भी तहसीलदार को चुना गया है, तहसीलदार इसका भी निरीक्षण करता है। तो इस तरीके से तहसीलदार अपने पूरे क्षेत्र में दौरा करता है, ये कार्य भी उसी का होता है। साथ में तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े जो मामले होते हैं वो सुने जाते हैं। एक तरीके से जब भी कोई विवाद होता है तो उसका सुलझाना भी तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, तहसीलदार के दफ्तर में। जैसे मान लो हमने अध्ययन किया कि जो रघु और मोहन का झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था जमीन के मेड़ को लेके, अपने खेत के मेड़ को लेके, तो ऐसे जमीनों के विवाद जिसमें ऐसी कोई घटना हो जाए कि कोई जमीन को अपने नाम पर बता रहा है, दूसरा उस जमीन को अपने नाम पर बता रहा है, तो जितने भी ऐसे विवाद होते हैं उनका सुलझाना भी तहसील के अंदर किया जाता है और वह तहसीलदार के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे जो कार्य होते हैं बच्चों, ये तहसील स्तर पर तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी कार्य करता है और ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जो उपखंड होते हैं, जो तहसीलें होती हैं, उनमें तहसीलदार वो ही कार्य करता है जो ग्रामीण स्तर पर पटवारी करता है, बस इनका स्तर बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब हम देख लेते हैं पूरे जिले के लिए कौन कार्य करता है। पूरा जिला, क्योंकि हमारे जो भी राज्य होते हैं वो जिलों में विभाजित होते हैं, तो कोई मान लो कोई पूरा जिला है, जैसे मान लिया कि राजस्थान में कोई जयपुर जिला है, सीकर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, गंगानगर जिला है, तो उस पूरे जिले के राजस्व के लिए कौन कार्य करता है? तो इसके लिए बच्चों जिला अधिकारी होता है पूरे जिले के लिए, और वो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है और वह होता भी एक ही है। ठीक है, पूरे जिले के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जिले के अंदर तो काफ़ी तहसीलें होती हैं, इसलिए तहसीलदार भी कई हो जाते हैं, काफ़ी गांव होते हैं इसलिए पटवारी भी कई हो जाते हैं, लेकिन जिला अधिकारी एक ही होता है। वह जिले में सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, जिसे कलेक्टर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कलेक्टर। और बच्चों जो कलेक्टर नाम है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि कलेक्टर में एक शब्द आ रहा है कलेक्ट करना, और अंग्रेजी में कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। यानी कि जिले के अंदर जो भी राजस्व होगा, राजस्व का मतलब क्या है? कर की बात कर रहे हैं हम, टैक्स को राजस्व कहते हैं। तो जितना भी राजस्व होता है उसको इकट्ठा करने का कार्य कलेक्टर का होता है, जिला अधिकारी का होता है। ठीक है बच्चों, तो जिला अधिकारी भी वो सभी कार्य करता है जो अपने जो निम्न के अधिकारी होते हैं। कलेक्टर से नीचे कौन कौन होता है? तहसीलदार होते हैं, और तहसीलदार से नीचे पटवारी होते हैं। तो ये जितने भी अधिकारी आते हैं पूरे जिले के अंतर्गत, उन सभी अधिकारियों का निरीक्षण करता है कलेक्टर। ठीक है, और इसके साथ साथ में पूरे जिले के राजस्व को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर की होती है। इसके हम कार्यों का जिक्र कर लेते हैं। कलेक्टर का कार्य, पहला हमने बात की कि जितने भी नीचे के अधिकारी होते हैं, जिसमें तहसीलदार भी आता है, नायब तहसीलदार भी आता है, पटवारी भी आता है, उसका निरीक्षण करने का कार्य कलेक्टर का होता है। बच्चों नायब तहसीलदार, तहसीलदार से एक नीचे की पोस्ट होती है। तहसीलदार के कार्यों में सहायता करने के लिए नायब तहसीलदार को चुना जाता है। सरकार के ही कर्मचारी होते हैं ये सभी, तो ये नायब तहसीलदार होता है। तो इन सब की जो निरीक्षण करने का कार्य किसको दिया गया है? कलेक्टर को। कलेक्टर बच्चों पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। सारे कार्य जो भी होते हैं जिले में वो कलेक्टर के अंतर्गत ही होते हैं। इसलिए इसमें अन्य कार्यों में क्या होता है? भूमि का मूल्यांकन, यानी कि पूरे जिले में जितनी भी भूमि है, जो भी जमीन है, उस सब का मूल्यांकन भी कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिग्रहण का मतलब यही होता है कि जब भूमि एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित की जाती है, यानी कि उसका नाम की जाती है, उसको अधिग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो जो भूमि अधिग्रहण के जितने भी कार्य होते हैं वो भी कलेक्टर के अंतर्गत आते हैं। मान लो किसी ने, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बेच के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, तो उसका भूमि का क्या किया जाएगा? अधिग्रहण किया जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति के नाम है भी जमीन, फिर वो उसने बेच दी तो वो दूसरे व्यक्ति के नाम पे चढ़ाई जाएगी। इसको हम कई बार कहते हैं ना पट्टा मिलना। पट्टा मिलना ये ही भूमि अधिग्रहण आती है, यानी कि भूमि का पट्टा, यानी कि भूमि की जो नाम है, नामकरण, वो किसी दूसरे व्यक्ति के करवाया जाता है।
भूमि के, अच्छा, इसके अलावा भूमि राजस्व का संग्रहण करना, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, राजस्व मतलब कर, यानी कि जिले में जो भी कर लिए जाएंगे उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर की होती है। भूमि रिकॉर्डों का रखरखाव और भूमि सुधार, जोतों का एकीकरण, ये सब करना कलेक्टर का कार्य होता है। भूमि का सुधार, भूमि सुधार का मतलब होता है हमारी जो भी खेती होती है, जो कृषि की जो जमीन होती है, जो कृषि क्षेत्र होते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक ये भी आता है जोतों का एकीकरण। जोतों का एकीकरण क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई भाई हैं, भाइयों के अंदर जब छोटे छोटे खेतों का विभाजन हो जाता है, यानी कि एक ही खेत में से 2 या 3 भाइयों को अलग अलग टुकड़े दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरे खेत में अच्छे प्रकार से कृषि उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि टुकड़ों में कृषि का उत्पादन नहीं होता, इसलिए जोतों का एकीकरण किया जाता है, यानी कि इन छोटे छोटे जो भी खेत होते हैं इनको मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं जोतों का एकीकरण। ये भूमि सुधार के अंतर्गत ही आता है। और ये जितने भी भूमि सुधार के कार्य किए जाते हैं वो सभी कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। कृषि ऋण का वितरण, ऋण का मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा जो बैंकों से पैसा दिया जाता है किसान को अपने कार्य करने के लिए, उसको कृषि ऋण कहा जाता है। हमारे देश में बच्चों, किसानों को अपने अपने कार्य करने के लिए सरकार पैसा देती है लोन के रूप में। इसको ऋण को हम अंग्रेजी में लोन कहते हैं। तो लोन मिलता है बैंकों से और फिर वह लोन किसानों को वापस अपने 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जितने दिन के लिए लोन लिया है उस लोन की रकम को वापस बैंक को जमा करवाना पड़ता है। तो ये जो कृषि ऋण का वितरण है, ये करने का कार्य भी कलेक्टर को दिया गया है, ठीक है। यानी कि एक कृषि जो ऋण है उसका वितरण करता है। साथ में बाढ़ हो या कोई सूखा पड़ गया हो या कोई महामारी फैल गई हो पूरे जिले में, या जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा प्रबंधन करने का कार्य भी कलेक्टर का होता है। यानी कलेक्टर के आदेशों के आधार पर ही जिले में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस आपदा के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे, उस आपदा को दूर करने के लिए जो आपदा प्रबंधन कार्य किए जाएंगे, वो सब भी कलेक्टर के आदेशों से ही होता है। तो इस तरीके से बच्चों, कलेक्टर के ये प्रमुख कार्य होते हैं जो पूरे जिले के लिए होते हैं। पूरा जिला कलेक्टर के आधार पर ही चलता है, यानी सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है पूरे जिले का वो कलेक्टर होता है। और ये जो कलेक्टर होते हैं बच्चों, ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। अलग अलग जिलों में सरकार के द्वारा इनको लगाया जाता है और फिर स्थानांतरित भी कर दिया जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलेक्टर एक जिले में कुछ दिनों के लिए ही रुक पाते हैं, 2 या 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, फिर उनको दूसरे जिलों में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में वर्तमान में कौन कलेक्टर है, इससे पहले कौन थे, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब कब कलेक्टर बदले, तो उनके आप अगर ध्यान रखोगे तो इससे आप और अच्छे तरीके से समझ सकोगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि इन सब के अंतर्गत हम एक कानून का जिक्र करते हैं और उस कानून का नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। हमने पूरा राजस्व विभाग का अध्ययन कर लिया। राजस्व विभाग के तहत हमने ये अध्ययन किया कि जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, जो कि कृषि की जाती है, उस जमीन के मालिक अधिकतर कौन होते हैं, पुरुष लोग ही होते हैं। ऐसा ही होता है, जब भी जमीन दी जाती है तो बेटों में बांटी जाती है ना, तो बेटियों के लिए उसमें कोई अधिकार नहीं होता। तो बच्चों, ये एक नया कानून बनाया गया है जिसको कहा गया है हिंदू अधिनियम धारा 2005, या फिर इसको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ खेती का कार्य जो किया जाता है उसमें सहायता करती हैं, एक तरीके से हेल्पर होती हैं, उनको कभी भी जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता। ऐसा देखा है कि आपने कोई ज़मीन किसी बेटी के नाम पर हो, कोई ज़मीन किसी पत्नी के नाम पर हो, नहीं होती। इससे पहले सारा कार्य किसको लिए होता है, पुरुषों के लिए, यानी कि जो बेटों को ही ज़मीन का मालिक बनाया जाता है। तो इसीलिए ये एक कानून बनाया गया और इस कानून के तहत ये बात कही गई
कि जो भी जमीन होगी उस जमीन का अपनी पुत्री में और पुत्र में बराबर विभाजन होगा, साथ ही पत्नी का भी उसमें हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो नया कानून बना है जिसको हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कह सकते हैं, 2005 में इसको संशोधित करके नया रूप बनाया है इसका। इसके मुताबिक ये बात कही गई है कि बेटों में, बेटियों में और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अब वर्तमान में ऐसा है कि जो भी जमीन होगी आपके पूर्वजों से जो आपको मिली है, आपके पुरखों से जो जमीन मिली है, उसमें बेटों का और बेटियों को साथ में पत्नी का बराबर हिस्सा होगा। और अब ऐसा ही होता है, यानी बेटियां भी इस पे अपना अधिकार बता सकती हैं। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, ऐसा अब नियम बना दिया गया है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चित्र है इसमें यही कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में विवाहित बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा, बराबर का अधिकार होगा। पैतृक का मतलब होता है पिता से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, यानी बेटियों का हक, ये एक कानून बनाया गया है। इसको हम एक उदाहरण से देख समझ सकते हैं बच्चों। उदाहरण है आपकी किताब में दे रखा है सुधा का उदाहरण। सुधा एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता की पूरी संपत्ति को, पूरी कृषि को संभालती है। अपने पिता के जो भी खेती का काम होता है सुधा पूरी खेती को संभालती है, ठीक है। लेकिन उसको किसी भी खेत में अधिकार नहीं है, उसके नाम नहीं है, नामकरण नहीं है उसके ज़मीन का। तो इसके लिए बच्चों सुधा की जो माँ ने प्रयास किया, सुधा ने प्रयास किया, तो उसके बाद में इस कानून के तहत सुधा को भी अपने पिता की जो संपत्ति है, पिता के जो खेत हैं, उनमें उत्तराधिकार बनाया गया, उत्तराधिकार मिला। तो ये एक ऐसा नियम है बच्चों जिससे महिलाओं को भी अपना अधिकार मिल रहा है, बेटियों को भी अपने पैतृक संपत्ति में पूरा बराबर का हिस्सा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारी किताब में एक बहुत ही सुंदर सी कविता दी गई है जो एक लड़की के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति बताई गई है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए बल्कि मुझे भी मेरे पिता के घर के जैसा घर चाहिए। तो ये कविता हमारी किताब में दी हुई है। क्या है हम देख लेते हैं। एक बिटिया की चाह है। क्या चाह है बिटिया की? विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात। लड़की कह रही है मुझे बता दिया है कि पिता के घर में लड़की का हिस्सा नहीं होता। औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। यानी कि दहेज में मुझे रेशम नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पिता के जैसा ही एक घर चाहिए। यह आपकी किताबें में बहुत सुंदर सी कविता लिखी हुई है और ये चित्र बना हुआ है। इससे यही बात सामने आती है कि लड़कियां भी अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए जो भी कार्य करती हैं और तो वो भी अधिकारी होती हैं अपने पिता की पूरी संपत्ति के अंदर हिस्सेदारी की, ठीक है। तो ये कानून हमारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है, ये कानून हमें बिल्कुल समानता प्रदान करता है लड़कों में और लड़कियों में। अब हम बच्चों ये देख लेते हैं, ये जो हमारा पूरा अध्याय है समाप्त हो चुका है। इस पूरे अध्याय के तहत हमने किन किन बातों की चर्चा की उसको हम एक बार से देख लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें जानी। तो इस पूरे पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें खासकर हमने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। पूरे गांव का जो प्रशासन है उसमें कौन कौन से लोग कार्य करते हैं। और इसके अंदर हमने पहला जो उदाहरण देखा वो तो देखा कानून व्यवस्था संबंधी। कानून व्यवस्था बनाने के लिए के बारे में कौन कौन कार्य करता है। और दूसरे में हमने जाना कि ज़मीन के जो अभिलेख हैं, यानी कि जो भी लोगों की खेती होती है, ज़मीन होते हैं, घर बार संपत्ति होती हैं, उनके अभिलेख रिकॉर्ड किस तरीके से रखे जाते हैं, इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका देखी, यानी पूरे पुलिस प्रशासन के बारे में हमने जिक्र किया कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य करता है, ठीक है। और दूसरे में हमने पटवारी की भूमिका देखी और पटवारी के साथ साथ में हमने तहसीलदार और कलेक्टर की भूमिका का भी जिक्र किया। इनके कामों के विभाग के अन्य लोगों का निरीक्षण किया जाता है, जिसे
पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार कहते हैं। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह से समस्याएं, उनके सामने किस तरीके से समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं के उपयोग द्वारा कानूनों के अनुसार होता है, यानी कि जब भी इन सेवाओं का उपयोग किया जाता है वो उपयोग मनमाने तरीके से नहीं होता बल्कि कानूनों के अंतर्गत ही होता है। पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर सभी अपने कानूनों के तहत कार्य करते हैं। पुलिस भी वही कार्य करती है जो कानूनों के तहत उन्हें करवाए जाते हैं, उनके लिए निश्चित किए गए हैं। अपने मन से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कार्य नहीं कर सकता है। तो बच्चों, ये जो हमारा पूरा अध्याय है यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय को समाप्त करने के साथ ही एक गतिविधि है जो हमें करनी है, और वह गतिविधि क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाओं की गतिविधि। अभी हमने दो सेवाओं के बारे में जिक्र किया। पहली तो हमने सुरक्षा या कानून संबंधी सेवा के बारे में जिक्र किया जिसमें पुलिस सेवा आती है, पुलिस प्रशासन आता है। दूसरा हमने हमारी जमीन के अभिलेखों का बात की जो राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो सरकार के द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं। तो वो सेवाएं क्या क्या हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे सड़क व्यवस्था आती है, बिजली व्यवस्था आती है, हमारे जल की व्यवस्था आती है, स्वास्थ्य विभाग आता है, शिक्षा विभाग आता है। ऐसे और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं सरकार के द्वारा जो हमारे लिए कार्य करते हैं। तो इसके लिए एक गतिविधि है जिसका नाम है अन्य सार्वजनिक सेवाएं। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी गई सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। आपके जो क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं आपको मिल रही हैं उनकी आपको एक एक सूची बनानी है। जैसे शुद्ध दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, बीज और खाद के लिए कृषक समिति होती है, बंगला या फिर कोई डाक बंगला होता है जिसमें हम डाक देते हैं, आंगनबाड़ी होती हैं, बालवाड़ी होती हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, अस्पताल होते हैं। ये सभी सुविधाएं हमें प्रदान की जाती हैं। ठीक है, हमारे ये पूरी आपने देखे होंगे, इसके आप सूची बना सकते हो। साथ में 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी करनी है आपको। कोई भी 3 सेवाएं ले सकते हो, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या फिर जल विभाग को ले सकते हो। कोई भी आपकी पसंद की 3 सुविधाएं आपको लेनी है और उनको कक्षा में चर्चा करके उनको लिखना है। अब लिखना कैसे है, आपकी किताब में एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को देखना है। हो सकता है यहाँ पे आपको ये पूरे अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे, तो इसलिए बच्चों आपको अपनी पुस्तिका के अंतर्गत देखना है। पुस्तिका में ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें हमें इस डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें भरनी है। कोई भी 3 सुविधाओं की, एक हमें है ना राशन की दुकान का उदाहरण दे रखा है। इस उदाहरण के आधार पर ही आपको कोई भी जैसे स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादन समिति के बारे में लिखना है। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा, स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने क्या देखा, कैसे डॉक्टर कार्य करते हैं, कैसे नर्स कार्य करती हैं और कैसे पूरा हॉस्पिटल के अंदर कार्य किया जाता है, वो यहाँ पे लिखना है। आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यानी कि वो जो भी अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो गांव में है या पूरे ज़िले के लिए है या तहसील में है, तो उस क्षेत्र का आपको नाम लिखना है। फिर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। भाई जैसे राशन के लिए तो हमें क्या ज़रूरत होती है, राशन के लिए हमें राशन कार्ड की ज़रूरत होती है, राशन कार्ड से हम राशन लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए आपको क्या किसकी ज़रूरत होती है उसके बारे में यहाँ लिखना है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए हमें एक पर्ची कटवानी पड़ती है, 10 रुपये 5 रुपये दे के पर्ची कटवाते हैं, फिर हम ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जो यह प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, जैसे कई बार ऐसा होता है राशन में कि कुछ राशन हमें मिलता नहीं है, जैसे मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, तो स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मान लो आप बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, डॉक्टर ने आपको देखा ही नहीं, आपकी एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आई या फिर आपकी और किसी जांच की रिपोर्ट नहीं आई, 2 या 3 दिन का समय लग गया। जो भी आपको समस्याएं होती हैं उनको समस्याओं को यहाँ पर लिखना है और फिर उसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं उनकी राय देनी है कि आपके अनुसार किस तरीके से इन सुविधाओं को सुधारा जा सकता है। तो बच्चों ये पूरी गतिविधि है जो आपको स्वयं करनी है अपने तरीके से सोच के।
तो ये जो गतिविधि के साथ ही ये जो हमारा पूरा अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। और इस पूरे अध्याय के तहत हमने जाना कि गांव के प्रशासन में सरकार के द्वारा जो लगाए गए अधिकारी हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें हमने पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन की बात की। आगे के जो भाग है बच्चों उसमें हम इस पूरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।